आज बड़ा दुख का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सर जॉर्ज एवरेस्ट से बैठकर, इतने बड़े सर्वेयर थे वो कि उन्होंने जहाँ से हिमालय की ऊंचाई नापी थी, आज उसको देखने के लिए हमारे देश प्रदेश, हमारे विदेश से लोग वहाँ आते हैं। लेकिन आज उस जगह को इतना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक तो पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए 200 रुपये का टिकट लेना, 1000 रुपये पार्किंग लेना, तो ये कहाँ का दस्तूर है। अगर आपको किसी चीज़ को मेंटेन भी करना है तो एक लिमिट से आप किसी भी व्यक्ति से उसका शुल्क ले सकते हैं, लेकिन ये एक न्यायोचित शुल्क नहीं है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट, जब पर्यटन विभाग को जब ये ज़मीन दी गई, उसके बाद जब ये 2023 2 अक्टूबर को जब इसमें एक टेंडर होता है और ये कंपनी को लीज पे दिया जाता है, तो आज वो लीज वाले इतने हावी हो चुके हैं, इतनी गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ आए दिन उन्होंने बदतमीजी भी की, गाली गलौज भी करी, लड़ाई भी करी, और यहाँ तक कि उन पर झूठे मुकदमे तक दायर किए। तो आज जो ये सारी शय मिल रही है, भाजपा सरकार उनको शय दे रही है, पर्यटन मंत्री उनको शय दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन मंत्री की भी वहाँ पे पत्ती होगी, इसीलिए वो भी पर्यटन मंत्री भी वहाँ पर चुप है। आप देखते होंगे जब मसूरी में पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो किस तरह सतपाल महाराज जी चुपचाप जॉर्ज आज जाते हैं, ना किसी पर्यटन विभाग को सूचित करते हैं, ना यहाँ की स्थानीय जनता को सूचित करते हैं, और वो वहाँ जाकर पर्यटन दिवस मनाकर कब भाग जाते हैं किसी को पता ही नहीं लगता। तो इस तरह का तो वो पर्यटन दिवस मनाते हैं। वो आज तक उन पर्यटन मंत्री होने के नाते वो आज तक इन स्थानीय लोगों की पीड़ा समझने उस क्षेत्र में नहीं आए। उनके माध्यम से इस सारा जो प्रकरण है उन्हीं के माध्यम से खड़ा किया गया है। उन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, और वो चहेते कौन है, वो रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण जी हैं, जिनको ये पूरी टेंडर प्रक्रिया जिनका 60% का वहाँ पर हिस्सेदारी है, उनको दिया गया है। इसीलिए ये सब मोनोपोली उनकी चल रही है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सतपाल महाराज जी को तुरंत नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनकी लड़ाई के लिए हम हमारे जो मनोज रावत जी हैं, विधायक है, हमारे पूर्व विधायक केदारनाथ के, उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही ये प्रकरण पूरा प्रकाश में लाया था कि किस तरह से टेंडर हुए, किस तरह से इनमें घोटाला हुआ, किस तरह से इसमें किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। तो उसी प्रकरण को लेकर आज फिर हम सब मुखर है कि हम इन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों को न्याय चाहिए, और वहीं सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। और अगर जॉर्ज एवरेस्ट में किसी भी तरह का रोजगार चलाना है तो सबसे पहले जो मसूरी का स्थानीय बेरोजगार है उसके लिए हमारा रोजगार के आपको साधन जुटाने होंगे, तब आप वहाँ पे रोजगार चलाइए, ना कि बाहर वालों का लाकर मसूरी के ऊपर थोपने का काम आप कब तक करेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ उत्तराखंड में कौन सी मीट थी, वो सब एक ढकोसला है। आपने भारी व्यक्तियों से सिर्फ यहाँ पर लाकर उनसे पैसे ठगने का काम करना है, और आपके बड़े बड़े होटल, आपके बड़े बड़ी संपत्तियाँ यहाँ खड़ी हो रही है। माननीय विधायक गणेश जोशी आय की संपत्ति मामले में जिनके खिलाफ तथ्य पाए गए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई कि उनका मंत्रालय तक वो बर्खास्त नहीं कर पाए। उन्हें विधायक पद से यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक उन पर जो विजिलेंस जांच हुई वो आज ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जिस जज के पास वो जांच थी उस जज को ही वो जज ही वहाँ से चल दिया। तो कब तक आप ऐसे ऐसे मंत्रियों को बचाएंगे। आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी का होटल ऋषिकेश में खड़ा हो रहा है, आपके धन सिंह जी पे आय संपत्ति का मामला है, सारी सरकार आपकी कटघरे में है। आप बीजेपी के सरकार कब तक इस उत्तराखंड की भोली भाली जनता को छलेंगे। मेरा तो जनता से अनुरोध है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आपने ऐसी निरंकुश हिटलर ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है, और जनता की सरकार कांग्रेस के रूप में यहाँ पे बनानी है। यही बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कहना चाहता हूँ। की शुरुआत तो हुई है देहरादून शहर से और यहाँ से मसूरी से, और इस मुद्दे को हम लेके चलेंगे आगे, क्योंकि सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति, गुंडागर्दी, मतलब गुंडे से भी बदतर व्यवहार जो है लोगों के साथ में कर रही है, और जो स्थानीय लोगों के हक हकूक़ हैं उनको भी ये मतलब जो है नज़रअंदाज कर रही है। जबकि कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कहीं भी लगता है, तो सबसे पहले जो स्थानीय मूल बासिंदे हैं उनकी समस्या सुनी जाती है, उनको जो है रोज़गार की तरफ को उनका ध्यान रखा जाता है कि इनको यहाँ पर जगह जाएगी। लेकिन सरकार अपनी इस तानाशाही से और जो जिनसे ये अवैध धन वसूली करती है, आप चाहे वो चुनाव के माध्यम से, किसी माध्यम से हो, यहाँ से भी होगा ऐसा ही, तो ये जो है उनके हितों का ख्याल रख रही है, ना कि ये जनता के हितों का। देखिए,
सरकार के पास बहुत हथकंडे हैं। वो टेंडर प्रक्रिया में किसको भाग लेने देगी, किसको नहीं लेने देगी, उनके पास सारे रास्ते हैं। अगर ऑनलाइन भी व्यवस्था है तो वो उसी समय साइट खोलेंगे जब उनका आदमी टेंडर डालेगा, बाकी बंद कर देंगे। ये सब व्यवस्थाएं उनके पास है। और ये सरकार जो है गुंडागर्दी की सारी प्रकाष्ठा को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, चरम करते हुए रिकॉर्ड बना रही है। तो इनके पास, इनसे जो है ना पार पाना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग, क्योंकि आप भी स्थानीय लोग हैं, आपके भी हक हकूक़ हैं, आपके बच्चों के भी हैं, हमारे भी हैं, सभी लोगों के, तो उसका ध्यान करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो ये बुरे इरादे हैं इनको आप ध्वस्त करने के लिए आप इस आंदोलन में अपना भाग दें, योगदान दें। और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी इसको ज़ोर शोर से आगे अभी इसको उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी, और जो जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता। देखिए, अगर न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में पैरवी करेंगे, जो भी अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि शुरुआत हुई है तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यायालय में जाएंगे और उसको अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उसको उठाएं। 2 अक्टूबर 2023 को इन्होंने एक बैरियर लगा दिया और अचानक ये कहा कि हमने जॉर्ज एवरेस्ट 142 एकड़्स, जो टोटल ऑफिशियल रिकॉर्ड है इनकी, 142 एकड़ इन्होंने पूरी लीज़ पे ले ली। उसके बाद हमें तो काफ़ी हैरत हुई कि लीज़ पे आकर इतनी बड़ी ज़मीन कैसे ले सकते हैं। फिर हमने आरटीआई का सहारा लिया और आरटीआई के ज़रिए काफ़ी फैक्ट्स, जो फाइंडिंग्स हैं, हमने सारी आरटीआई से खुलासा लिया। सारे रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमने सारी आरटीआई से इकट्ठा किया, जिसमें ये पता चला कि इनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनके टेंडर जो प्रोसेस थे कम्प्लीटली रॉन्ग, फॉल्स, मैलिफाइड। उसके बाद इन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट में जो जालियाँ लगा दी वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अगेंस्ट में थी। जहाँ इन्होंने जालियाँ लगाई, जितनी भी जालियाँ लगाई, आज पूरी की पूरी आप देखें कि बार्किंग डियर्स पूरे गायब हो गए। रेड जंगल फॉल्स, जितने बर्ड्स थे, जो रेयर हिमालयन बर्ड्स थे, आज हम वहाँ नज़र नहीं आते। जितने रैबिट्स थे आज बिल्कुल नज़र नहीं आते। सील, पॉर्क्यूपाइन्स सब गायब होते जा रहे हैं सर वहाँ पर। उसकी वजह यह है कि जालियाँ लगती चली जा रही हैं। इन्होंने जालियाँ जितनी भी लगाई वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अगेंस्ट में इन्होंने जालियाँ लगा दी। बावजूद उसके इन्होंने पूरे सीने ठोक करके गुंडागर्दी कि जहाँ किसी भी इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकती, हमने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में आरटीआई लगाई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये लिख करके दिया कि हाँ ये इको सेंसिटिव जोन है और इको सेंसिटिव जोन में जो मैक्सिमम साउंड लिमिट है वो 55 डेसिबल होती है। और इनके पास जितनी भी, जब भी चॉपर फ्लाइंग होती है, इनकी जो चॉपर फ्लाइंग जो साउंड जनरेट करती है वो 140, 155, 160 डेसिबल क्रॉस कर जाती है। मिनिमम जो साउंड आती है चॉपर उड़ने के बाद वो 110 डेसिबल आती है। आप सोचें कि 55 डेसिबल तो ब्लास्ट, 60 डेसिबल ब्लास्ट साउंड पाती है। ये कैसे उड़ सकती है यहाँ पर चॉपर इको सेंसिटिव जोन में? हमारी छोटे से काम था इको ये पर्यटन कैंपिंग का। आज देखें हमारा रोज़गार ठप हो गया। जितने लोकल लड़के जो कैंपिंग कराते थे, कोई गाइड था, कोई टैक्सी यूनियन को लेके आते थे, लोकल गाइड से छोटे छोटे लड़के, सारा गाइड का काम कम हो गया। आते ही नहीं गाइड वहाँ पर। जितने भी हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट से हमने स्टे लाए। स्टे लाने के बाद 3 दिन तक तो ये खामोश रहे। 3 दिन के बाद इन्होंने दोबारा से बैरियर हटा दी, दूसरी जगह पर बैरियर ले दी जहाँ से टूरिस्ट लेफ़्ट साइड जाते हैं, इनके रास्ते जाते भी नहीं, फिर भी उनसे 200 रुपया लिया जा रहा। तो ये कानून की सरासर वायलेशंस है। और मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल के थ्रू कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरी प्रोसेस की। थैंक्स। मैं जॉर्ज एवरेस्ट का मूल निवासी हूँ। वहाँ हमारा घर है, पूरा परिवार रहता है हमारा वहाँ। और वहाँ जो है पर्यटन विभाग ने अब हमारा रास्ता बंद कर दिया है। वो किसी कंपनी को लीज पे दिया है। कंपनी ने हमारे घर के आगे जाली लगा दी है, जबकि वो रास्ता 1876 से है। नगर पालिका ने रिटर्न में दिया है, वो हमारा स्थानीय लोगों का रास्ता 1876 से है। ये मैप भी है 1876 का, इसमें भी है और इसमें भी है। अब उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है तो हम एक कह रहे जी तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, जबकि पर्यटन विभाग भी हमसे बाद में आया और कंपनी तो अभी आई है। और हम जो है पगडंडी से जा रहे हैं, विशिंग वेल होके पैदल वाले रास्ते से 1 किलोमीटर पैदल है, उसके बाद रोड है। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ तक पहुँचाने में बड़ी दिक्कत होती है। रोड तक घर का कोई भी सामान लाना है, उसे भी लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे 2 लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार है, वो घर पे ही एक रेस्टोरेंट चलाते थे,
इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, वहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा, काम धंधा बच्चों का ठप हो गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं। अभी आपके बच्चे की चोट भी लगी। अब हम पैदल वाला है, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो आना जाना वहीं से कर रहे हैं। जब एक दिन वो मार्केट से आ रहा था तो उसका पाँव फिसला और सर पे चोट लगी, 40 टांके लगे सर पे। हम सिविल हॉस्पिटल ले गए थे, उन्होंने देहरादून रेफर किया, वहाँ उसका इलाज चला है। ये बिल्कुल सच है, जो भी टूरिस्ट आता है या लोकल आता है उसकी 200 रुपये की पर्ची काटी जाती है, गाड़ी का 1000 रुपये लेते हैं अगर गाड़ी ऊपर ले जानी है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। परेशानी हो रही जी, स्थानीय लोग तो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, टूरिस्ट 200 रुपये देता है, जबकि कोर्ट से भी उसमें वसूली पे स्टे लगा हुआ है। उसके बाद अब वो ऊपर वाले बैरियर पे ले रहे हैं। पहले तो 2 किलोमीटर पहले बैरियर लगा हुआ था जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से, अब जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के पास जो है। और अगर हम किसी पड़ोसी के घर जाते हैं, सोयब जी के घर, तो उनके गार्ड जो है टोका टोकी करते हैं जी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जबकि पड़ोसी के घर जा रहे हैं। हम उनकी ज़मीन में भी नहीं जा रहे, पड़ोसी के घर जा रहे हैं, तब भी उनके द्वारा टोका टोकी की जाती है। नहीं कर रहे हैं, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है।